हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपका साइंस का पेपर हो चुका है, ठीक, जिसमें अभी हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन की इस वीडियो में। तो ये एक फुल सोल्यूशन है कि जो आपको बताएगा कि कितने कितने मार्क्स अगर आप लाए हो थे या लाए हैं, या फिर आपने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जिसके किस तरह के मार्क्स आए होंगे। ठीक, तो बेसिकली इसको एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आप समझने की कोशिश करें। हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे। ये सेट का नंबर मुझे अभी एग्जैक्ट मिला नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ही है कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद NaOH, ठीक, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बेसिकली तुमको समझना पड़ेगा कि इसमें जैसे तुम्हारे जो 10th में एल्यूमिनियम दे रखा है और जिंक दे रखा है, और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मेटल्स के केस में होता क्या है, जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सिर्फ ये दो ही दे रखे हैं क्लास 10th में। तो ये क्या करती हैं, ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकती हैं एंड एज वेल बेस से भी रिएक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिर्फ जिंक के बारे में। तो अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक की अगर हम रिएक्शन करवा दें NaOH से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट नज़र आएगा वो सोडियम जिंकेट होगा। ठीक है, तो ना ही आपका ऑक्साइड होगा, ना ही सोडियम ऑक्साइड होगा, और ना ही ये जिंक हाइड्रोक्साइड होगा। आपका प्रोडक्ट होगा सोडियम जिंकेट। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा रखी है, फिर ये एक बल्ब है, ठीक है, फिर ये रहा स्विच एंड देन इट इज़ अ वीकर। ये पूरा का पूरा वीकर है जिसमें ये आयरन नेल्स लगे हुए हैं। अब आप देखोगे कि हर एक में ये सेम सेटअप दिखाया गया है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, वो डिफरेंस है इस चीज़ का कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज है सोल्यूशन, यहाँ पे आपका अल्कोहल का सोल्यूशन है, एंड देन ओवर हियर दैट इज़ डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे आपका डाइल्यूट HCl है। अब क्वेश्चन ये है आपका कंडक्टिविटी से, कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब जब हम कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं नॉर्मली, तो हम बात करते थे कि भाई कि देखो जो ग्लूकोज होता है और जो एल्कोहल्स होते हैं, इनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते, तो ये डू नॉट गिव आयंस। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें HCl की, तो HCl क्या है, एक एसिड है। जैसे ही हम वाटर में डालेंगे ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव दे देगा, जो कि अपने आयंस में क्या हो गया है, ब्रेक कर गया है। और इन्हीं आयंस की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, और ये सारा जो बल्ब लगा रखा है ये ग्लो करने लगेगा, ये यहाँ पर ग्लो करने लगेगा। तो दैट्स मीन ये करेक्ट वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, कह रहे हैं फर्स्ट ओनली, ये गलत हो गया, फर्स्ट तो करते ही नहीं है। सेकंड ओनली ये भी नहीं करेगा, तो सेकंड और थर्ड बता रहे हैं तो ये भी नहीं करेगा, कौन सा करेगा, थर्ड वाला करेगा। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया है कि रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज, यानी कि रिएक्शन अगर हम कैल्शियम की करवाएं कोल्ड वाटर के साथ तो क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स से इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम कि होगा क्या, जो भी होगा। फिलहाल जब भी आप बात करते हो सोडियम की या फिर पोटेशियम की बात करें, या इसके बाद जो आ जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये जो मेटल्स हैं ये हमेशा वाटर चाहे कोई भी हो, रिएक्शन होगी हमेशा वॉयलेंट। ये सी वाली जो मेटल है आपकी कैल्शियम, ये रिएक्ट तो कर लेती है, लेकिन रिएक्शन जो होती है वो ड्रास्टिक नहीं होती या वॉयलेंट नहीं होती, एकदम नॉर्मल सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो कह रहे हैं लेस वॉयलेंट होगी, बट द हीट इवॉल्व इज सफिशियंट फॉर द बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो इवन फ्लोट करने लगती है उसकी सरफेस पर। फिर कि वेरी वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रोजन कैचेस फायर। तो वॉयलेंट ही तब होती है जब वो हाइड्रोजन कैच फायर करे, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कह रहे हैं एक्सोथर्मिक है, ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ता है, बट द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन जो हीट इवॉल्व हुई है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस आग को पकड़ ले। तो दैट्स मीन ये करेक्ट ऑप्शन है। एंडोथर्मिक का तो कोई केस आता ही नहीं यहाँ पे। तो दैट इज़ व्हाट द करेक्ट ऑप्शन। तो तुमको याद रखना है कि अगर सोडियम और पोटेशियम की बात हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती है, चाहे वाटर ठंडा हो, गर्म हो, या जिस तरीके का भी हो, बट द रिएक्शन विल बी वॉयलेंट। अब बात करते हैं हम इसमें फोर्थ वाले में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन सा वाला एडिशन रिएक्शन में जाएगा। तो जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं
तो हम पढ़ते हैं इसको कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड वही आपका एडिशन रिएक्शन देगा जो अनसेचुरेटेड हो। अब हम बेटर तरीके से जानते हैं कि भाई अनसेचुरेटेड तो दो होते हैं हमारे पास, या तो एल्कीन होती है या फिर एल्काइन होती है, तो इन दोनों में से एक रिएक्शन देगा। अब अगर हम बात करें इसकी C4H10, यानी कि ये 4 + 4 × 2 + 2, यानी कि ये बैठ रहा है आपका कौन सा वाला, ये आपका है एल्केन, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर नहीं है इसका। फिर ये दिखा रहे हैं C4H10, तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 4 और ये 4 × 2 यानी कि 8, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट है। तो ये वाला जो होगा यहाँ पर आपकी एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको अनसेचुरेशन मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई एल्केन का फॉर्मूला क्या है, तो एल्केन का होता है CnH2n + 2। ऐसे ही एल्कीन का फॉर्मूला की अगर बात करें तो वो होता है CnH2n, और अगर बात करें एल्काइन की तो एल्काइन हो जाता है आपका CnH2n - 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इन फार्मूलाज को फॉलो करेगा वही क्या करेगा, आपकी रिएक्शन देगा या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये अगला क्वेश्चन आया इसका, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं कि आपके पास कोई ये है XKI है जिसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन परऑक्साइड से, और रिएक्शन करवाने पर आपको मिलता है I2 और साथ में मिलता है YKOH। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, बोल रहे हैं कि देखो भाई ये बताओ कि ये X की वैल्यू क्या है और देन Y की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू बता दो। अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे दिखा है I2, यहाँ पे एक I है, तो यहाँ बस यहाँ पे 2KI कर दो प्लस H2O2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा I2, फिर बचा Y की जगह पे यहाँ पे K2 होगा, तो इसको भी 2K होगा। तो आपका आंसर मिल गया होगा, X की वैल्यू है 2 और Y की वैल्यू भी है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लोगे। अब बात करते हैं हम कि 2 ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, कोई कॉपर ऑक्साइड की स्मॉल अमाउंट है बीकर में, व्हेन वी ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे स्लोली विद स्टिरिंग, यानी कि आपको हिलाते रहना है उसको लगातार, ठीक। द चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो चेंज हो रहा है कलर के अंदर सोल्यूशन के, वो किसकी वजह से हो रहा है। तो इन्होंने बोला है कि देखो कॉपर फर्स्ट क्लोराइड विच इज़ ब्लैक इन कलर, यानी कि कॉपर जो है, कॉपर सेकंड क्लोराइड जो है, ऑक्साइड जो है, जो कि ब्लैक होता है कलर में, इस वजह से चेंज हो रहा है। या फिर कॉपर फर्स्ट क्लोराइड विच इज़ ब्लू इन कलर, ये गलत है। फिर कह रहे हैं कॉपर सेकंड क्लोराइड विच इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर, या फिर कह रहे हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट सेकंड कर दिया है उन्होंने, लेकिन उसका आंसर ठीक है, क्योंकि जब भी हम कॉपर सेकंड क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, ना कि ब्लू, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन क्या था, इनकरेक्ट था। इवन ये जो होता है ये तो कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा, क्योंकि कॉपर जब फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो यहाँ पे कलरलेस दिखाता है अपने आप को, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका रहा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कह रहे हैं द कंबर्जन ऑफ द नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होती है CH4, उसके कंबर्जन को कह रहे हैं कि ये क्या ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। या फिर कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ ए रिएक्टिव मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप ले लो यहाँ पे जिंक ले लो, जिंक की आप HCl से रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ZnCl2 मिल जाएगा और साथ में H2 मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो ये यहाँ पर H2O था, आपने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, आपको H2 मिला और O2 मिल गया, ये कंडीशन है। दूसरा है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, तो यहाँ पे CaO होता है प्लस H2 होता है, H2O, और आपको मिल जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है, तो हमको क्लियरली पता है कि भाई करेक्ट ऑप्शन ये सवाल है, यानी कि ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये सारे पॉइंट दे रखे हैं अदर्शन रीज़न के, तो हम अदर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
फिर कह रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, और कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है, यानी कि ये बात सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक, क्यों, कैसे, आप समझ लो इस चीज़ को, कि जैसे सपोज क्या कह रहे हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसी वजह से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं और वो आपको लार्ज नंबर में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं विच कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड एंड गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फिजिकल नेचर, अगर हम बात करें तो इसका फिजिकल नेचर जो होता है वो सॉलिड होता है। क्यों, क्योंकि जो इनके बीच में बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हो गया इसका यही एक्सप्लेनेशन है, दैट्स वाई इसकी फिजिकल नेचर जो है वो सॉलिड है। अगर बात करें हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई, वेरी वेरी हाई। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि 3:1 के हिसाब से, यानी कि हर एक के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कह रहे हैं पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर फिल द पैकेट्स ऑफ द चिप विद नाइट्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है कि इरिएक्टिव या बोल सकते हैं इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब बीइंग इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, ये क्या करती है, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होने की जो प्रॉबिलिटी है वो उसको कम कर देगी, तो दैट्स वाई ये सारा ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन से मेरा मतलब है ये पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसे रेस्पायरेशन में होता है क्या है भाई, ये ग्लूकोज है, ये जब हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, तो ये देता है हमको CO2 प्लस 6 टाइम्स CO2, फिर साथ में देगा ये आपको H2O, ठीक है, 6 टाइम, और साथ में देता है 34 ATP, ठीक, ये क्या है, कॉइन्स है। तो दैट्स वाई ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी दे रहा है, दैट्स वाई ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपको यही प्रूव करना है, बिकॉज वी गेट द एनर्जी व्हेन द ग्लूकोज बर्न्स और रेस्पायर्ड इन आर सेल्स। कह रहे हैं सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। तुमको याद आ रहा होगा वो डिकम्पोजिशन जो है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, AgCl होता है, एंड व्हेन इट इज हीटेड बिकॉज इट इज वाइट इन कलर, यहाँ पर आता है 2Ag, फिर इधर आता है Cl2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है, और जब डिकम्पोजिशन किस वजह से होता है, दैट्स वाई क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो होता है इस सनलाइट या लाइट की कोई भी सोर्स हो रेडिएशन का, उससे हो जाता है। तो ये जो कंडीशन आ गई, इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसी वजह से क्या है, इसको स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि इसका डिकम्पोजिशन ना हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम अटेम्प्ट एदर फर्स्ट वाला या बी वाला, दोनों में से एक कर लो, या तो ये वाला कर दो या फिर ये वाला कर दो, इनका कहना ये है। अब हर एक के लिए तुमको मिलेगा 1 ही मार्क्स। कह रहे हैं कि फॉर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एडिड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड। कि भाई क्यों ऐसा करते हैं हम कि हमेशा एसिड को ही तुम वाटर में ऐड करो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप वाटर को लें और एसिड के अंदर ऐड कर दें। तो हम सब लोग जानते हैं इस बारे में कि देखो एडिशन ऑफ जो वाटर होता है ना, दैट इज़ एडिशन ऑफ एसिड जो होता है वो एक तरीके से डाइल्यूशन ऑफ वाटर को हम बोलेंगे, यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोलेंगे। तो ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जैसे ही तुम लेट्स से वाटर को ऐड करोगे एसिड के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से जैसे ही तुमने वाटर इसके अंदर डाला, तो इसके डालते ही आपके ये जो वाटर है इसकी सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, और वो वहाँ पर जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो सीधा स्प्लैश करके तुम्हारे चेहरे पर आ सकता है या किसी भी चीज़ पे जा सकता है जो भी तुम्हारे अराउंड है। दैट्स वाई हम इसको ऐड नहीं करते। लेकिन यहीं पे हम वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो जब हम कोई एसिड ऐड करते हैं तो ये इसके अंदर धीरे धीरे मिक्स होता रहता है, और मिक्स होने की वजह से उसका डाइल्यूशन हो जाता है। दैट्स वाई हमेशा क्या करते हैं, ड्यू टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस वी ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। अब बात करते हैं ड्राई HCl गैस
डज नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड वेयरएज द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। लेकिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो तो करता है। तो इसका रीज़न क्या है, देखो ये समझ लो। जब भी HCl गैस को आप किसी लिटमस पे लेके जाओगे तो ये ब्रेक नहीं हो रही, जिससे ये अपना H पॉजिटिव आयन दे। H पॉजिटिव आयन ही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक करेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर ये हम ड्राई ले रहे थे, अगर मैं इसको वेट ले लूँ या मॉइस्ट ले लूँ, ठीक, लिटमस पेपर को, तो यहाँ पर जब हम HCl को पास करवाएंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा H पॉजिटिव में, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक तरीके से लिटमस पेपर को ब्लू से क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो तुमको याद क्या रखना है कि भाई यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ आयन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो जब भी आयंस प्रोड्यूस होंगे ऐसे HCl से, तभी वहाँ पर एसिडिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न्स वाइट ऑन हीटिंग। तो ये आपका टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता था कि जब तुम, आपका जो फॉर्मूला है CuSO4.5H2, इसको हीट करते हो तो ये हीट करने पर देता है CuSO4 और 5H2, यानी कि जो वाटर में आपको कलर नज़र आ रहा है वो कलर सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, वो है कि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। जैसे ये ड्राई होगा तो यहाँ पर कोई भी कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा और वो वाइट हो जाएगा। तो दैट इज़ ड्यू टू लाइक एनहाइड्रस के केस में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, ठीक। तो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न्स वाइट ऑन हीटिंग, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पहले ही सेपरेट हो चुका है। इसे देखते हैं, कैन राइट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे NaOH के हम करते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से। तो जैसे सपोज करें आपके पास ये आपने ले लिया सोल्यूशन यूँ करके, इसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन। जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है, तो आपको मिलेगा 2 टाइम NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं बेकिंग सोडा को कैसे बनाना है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यही लेना पड़ता है NaCl प्लस CO2 पास करवाते हैं, और साथ में क्या कराते हैं यहाँ पर ले लेते हैं हम ब्लेस से NH4 NH3, ठीक है। दोनों को हीट करवाओगे हल्का सा, तो यहाँ पे बन के आएगा आपका Na2CO3 प्लस NH4Cl, ये आएगा NaH, ठीक। इसका वाटर रह गया है अभी, तो इसको वाटर और ऐड करो। ब्राइन सोल्यूशन भी पूरा ही होता है। ब्राइन सोल्यूशन पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड भेजनी पड़ती है, और साथ में NH3, मतलब यहाँ पर हमको ये अमोनिया गैस भी पास करानी होती है, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है हमेशा। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको जिप्सम से बनाते हैं, वो होता है CaSO4.2H2, इसको जिप्सम बोलते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये देगा आपको CaSO4.12H2, और इसमें से 1.5 H2O निकल जाएगा। ये बनता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो तुमने किए तो होंगे पक्का, और इनको समझना ही बड़ा ज़रूरी था, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, जिसमें बोला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जब आप कराते हो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में, सिलेक्टिव डिसॉल्विंग एंड डिपोजिशन दैम थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज़ यूज्ड फॉर मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं डिफाइन एनोड मट। तो जो एनोड होता है आपका ये, और ये होता है कैथोड। तो ये एनोड क्या करता है, डिसॉल्व करता है हमेशा, और यहाँ पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि ये प्योर है, ये इम्प्योर है। अब इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज़, इसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज़ को, जो भी निकल रही हैं इन इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं। आर्सेनिक वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं हम एनोड मट। तो ये क्या है, ये इम्प्योरिटी है जो कि एक मेटल के अंदर पाई जाती है। अब बात करें इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, नेम द एनोड एंड द कैथोड। तो देखो जो एनोड होता है वो क्या होता है आपका, सिर्फ नेम करना है, तो ये प्योर होता है कैथोड, और जो एनोड होता है वो इम्प्योर होता है।
तो इम्प्योर कॉपर है ये, और ये प्योर कॉपर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं विच ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशंस शो द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। तो ये आता है सबसे पहले Cu2S, ऑक्सीजन के साथ इसकी रोस्टिंग होती है तो बन के आता है आपका Cu, और ये आता है 1 2 2 और प्लस यहाँ पे निकलता है आपका SO2। फिर यही और साथ में इसके यानी कि ये Cu2O प्लस Cu2S के साथ जब बर्न करते हैं तो यहाँ पर जो बन के चीज़ आएगी वो बन के कुछ ऐसी आएगी कि आपका 6 टाइम आता है Cu और साथ में आता है SO2। ये इम्प्योर करने की टेक्निक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम फॉर शोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यानी कि आपको नीट एक डायग्राम बनाना है, वही सारा डायग्राम जो ये बनाया था आपने कुछ इस तरीके से। इसमें ले लेंगे हम सोल्यूशन ऑफ CuSO, और ये आपकी प्रोसेस हो जाएगी। एक कैनोड दिखा दो, एक कैथोड, और यहाँ पे बैटरी लगा दो, यू दैट्स इट। इतना सा काम है। ओके, नाउ वी रीच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि भाई देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए कर दो या बी कर दो। तो ए वालों में हम देखते हैं पहले को, कह रहे हैं व्हाट इज़ द होमोलोगस सीरीज, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। क्या मतलब इसमें से विच 2 ऑफ द फॉलोइंग बताने हैं। तो जैसे C2H4 ये हम जानते हैं ये है आपका एल्कीन से, C4H10 ये है आपके एल्केन से, ठीक, ये है आपका एल्काइन से जो फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, और ये जो है ये फिर से आपका एल्कीन से। तो 2 कंपाउंड जो हमारे पास आ गए एल्कीन वाले, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ये दोनों एल्कीन वाले। होमोलोगस सीरीज़ क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, बट उनकी जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं जो डिपेंड करती हैं उसके मॉलिक्यूलर मास पर। अब आ गए हम इस वाले पे, एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ये है एस्ट्रीफिकेशन। ठीक, हम सब जानते हैं यहाँ पर होता क्या है, ये H और ये OH, यू निकल जाता है, तो हमको मिलता क्या, हमको ये मिलता है CH3 CH2O, और इसको अब घुमा देंगे यहाँ से तो COCH3, ये बनता है हमारा एस्टर। अगर हम इसको बर्न कर दें ऑक्सीजन के साथ तो ऑन बर्निंग ये क्या होगा, आपको देगा CO2 प्लस साथ में देगा H2O और साथ में देगा एनर्जी। इसको बैलेंस कर लें, इसको 2 लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 3 लगा दें, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा दें, रिएक्शन बैलेंस्ड। ओके, यहाँ पे 3 लगाएंगे तब ये बैलेंस हो जाएगी। वाई डज मिसल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन द सोप इज एडिड टू द वाटर। यानी कि जब तुम वाटर के अंदर सोप को ऐड करते हो तो मिसल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक, क्योंकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल है जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मिसल्स है कुछ ऐसा बना लेगी, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल्स। क्यों, क्योंकि देखो वाटर में जो सॉल्युबल हिस्सा है, जो आयनिक साइड है, वो डिज़ोल्व हो रही है, तो वो वहाँ पर मिसल्स का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें जो वो सा वाला हिस्सा है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पर अट्रैक्ट करने लगता है उस किसी ऑर्गेनिक पार्ट को, जो डस्ट या ऑयली जो भी होगा उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो अंदर वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक होता है। दैट इज़ वॉट यू ऑब्जर्व इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन। कह रहे हैं नेम बी वाला हिस्सा है ये, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो ये रही आपकी कीटोन, और यहाँ पे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा क्लियरली प्रोपानोल। ये है इसका ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। दोनों के नाम 3 कार्बन वाले थे। नेम द रिएक्शन विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फैट। तो इसका सिर्फ नाम पूछा है उन्होंने, तो तुमको नाम बता देना है हाइड्रोजिनेशन। तो कुछ रिएक्शन लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आस्क फॉर द नेम ओनली, देन राइट डाउन नेम ओनली। कह रहे हैं वाई इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ C4H10 हायर देन C3H8।
यानी कि C4H10 से का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है C3H10 से? तो इसका रीज़न होता है बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन molecular mass. So if the molecular mass increases, then of course the melting point increases. That's why it is more. फिर कह रहे हैं what happens when pieces of sodium is dipped into ethanol, कि अगर तुमने सोडियम के पीसीस को लिया और उसको एथेनॉल में डिप कर दिया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन होगा C2H5ONa और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एसिड। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख देनी है कि व्हाट विल हैपन, द सोडियम इथॉक्साइड विल फॉर्म। तो राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो लिख दो। तो ये आपको एसिडिफिकेशन की रिवर्स रिएक्शन है, CH3COONa प्लस साथ में बनेगा यहाँ पर CH3CH2OH, या फिर इसी को लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा एथेनॉल और ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड नहीं, ये एसीटेट है, ठीक। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन इस साल पूछे गए केमिस्ट्री के अंदर, वी ऑलरेडी डिस्कस दैम, और मे बी पॉसिबल तुमने बहुत सारे अच्छे ही क्वेश्चन लगाए होंगे। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आस्क, अदरवाइज the thing that you can do right now, that is prepare for the next examination. All the very best. Thank you very much. Goodbye.